नमस्कार, मैं रणवीर सिंह। आप देख रहे हैं जाग 85। हम जंतर मंतर पे हैं और हमारे साथ एक भाई साहब हैं, अभी उनसे बात करेंगे। हाँ जी, परिचय दीजिए आप अपना। मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह, मैं जिला बुलंदशहर से हूँ और मैं किसान आंदोलन का राइटर था। आज हमारी जो महिला पहलवान है, जो बेटियाँ, देश की बेटियाँ हैं, आज जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हुई हैं। सरकार उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है और ब्रजभूषण जैसे दुराचारी को बचाने के सरकार ने पूरी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और पहलवानों के खिलाफ अलग अलग तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उनको एक तरह से भटकाने की कोशिश की जा रही है और मैं आने वाले समय में देश की जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार को दोबारा सत्ता में लाने की कोशिश ना करें। अगर सत्ता में दोबारा लेकर आते हो तो आपको न्याय की सारी संभावना खत्म हो जाएंगी, देश नीलाम हो जाएगा, आपको शिक्षा खत्म कर दी जाएगी। बीजेपी लाना नहीं, तुम फिर से देश में बीजेपी तुम ना लाना फिर से देश में। बीजेपी लाना नहीं फिर से देश में बीजेपी को सत्ता में फिर से अगर तुम लाओगे, सच कहता हूँ भाइयों बहुत पछताओगे। बीजेपी को सत्ता में फिर से अगर तुम लाओगे, सच कहता हूँ भाइयों बहुत पछताओगे। लोकतंत्र फिर नहीं बचेगा मेरे देश में। बीजेपी लाना नहीं, तुम फिर से देश में बीजेपी तुम ना लाना फिर से देश में रोजगार तो नहीं मिलेगा, दर दर की ठोकर खाओगे। रोजगार तुम्हें नहीं मिलेगा, दर दर की ठोकर खाओगे। न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा, सम्मान कहीं ना पाओगे। नफरत फैला देंगे ये सारे देश में। बीजेपी लाना नहीं, तुम फिर से देश में कितने ऐसे बदनसीब जो अपनी बात नहीं कह पाते हैं। दिल पर पत्थर रखकर हर अपमान सह जाते हैं। दिल पर पत्थर रखकर हर अपमान वो सह जाते हैं। 24 में मिलकर इन्हें हटा दो, तुमको देता संदेश में। बीजेपी लाना नहीं फिर से देश में बीजेपी तुम ना लाना फिर से देश में। आप कह रहे हैं बीजेपी नहीं लाना, तो बीजेपी नहीं लाना तो और कौन सा पार्टी लाना? देखिए, जो देश की जनता के समस्याओं को समाधान करे, रोजगार दिलाए, शिक्षा दिलाए, देश को निजीकरण ना करे, देश की बहन बेटियों को न्याय दिलाए, उन पर अत्याचार ना हो। जिस तरह से सरकार ने देश की जनता के साथ दोहरा रवैया अपनाया है, इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि ऐसी सरकार को देश में लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कहता हूँ इसके अलावा कोई भी सरकार ले आई, शायद इतना जुल्म करने वाली पार्टी देश की सिंहासन पर कभी नहीं बैठी। जिस तरह से इन्होंने देश की जनता पर जुल्म किया, जाति की है, इनको जल्दी से जल्दी हटाने के लिए 24 आते आते इनको हटा देना चाहिए। अगर नहीं हटा पाए तो देश का दुर्भाग्य होगा कि हम न्याय के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए हम सड़कों पर भटकेंगे और अगर विरोध किया तो हो सके जेल में सड़ने की नौबत भी आ जाए। लेकिन पब्लिक को चाहिए मंदिर बन गया जो 70 साल में नहीं बन पाया। देखिए, इन्होंने एक तरह से एक तरह
की रूपरेखा पे काम नहीं किया। एक तरफ तो इन्होंने देश की जनता को अंधविश्वास में झोंकने का काम किया, दूसरी तरफ उनको कांवर लाने के लिए संदेश दिया जाता है, दूसरी तरफ इनको एक तरह से इन्होंने बागेश्वर धाम के दर्शन पर जाइए, एक तरह दूसरी तरफ आपको खाटू श्याम के दर्शन के लिए जाइए, तीसरे आप बालाजी दर्शन के लिए जाइए, केदार धाम दर्शन के लिए जाइए। तो मैं देश की जनता को, उन लोगों को मैं ये कह देना चाहता हूँ, भाई ये आपका आस्था का मामला है, आप कितनी आस्था रखते हैं वो आस्था अलग चीज़ है, लेकिन देश का मान सम्मान, स्वाभिमान, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आपके अधिकार दूसरी तरफ है। जिस सरकार ने आपके संविधान को खत्म कर दिया, आपके रोजगार को छीन लिया, आपकी शिक्षा को छीन लिया, आपके बहन बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा, उस तरह की सरकार को देश की सत्ता में बने रहने कोई अधिकार नहीं है। इन्हें जितनी जल्दी आप हटा दोगे शायद आप अपने आने वाली पीढ़ी को बचा पाओ। जब कावड़ लेने जाते हैं लोग तो हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश होती है और दूसरी तरफ सरकार 60,000 स्कूल, सरकारी 60,000 स्कूलों को बंद कर देती है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, देश की जनता के ऊपर इस तरह से अंधविश्वास का पर्दा डल चुका है। धर्म नहीं ये धंधा है, जिसको भी देखो अंधा है, और छोड़ो इसको जल्दी छोड़ो, ये तो गले का फंदा है। देश की जनता को अंधविश्वासी बना दिया गया है, पाखंडवादी बना दिया गया है, झूठ फैला दिया गया है। उनको ये जो महंत, जो पंडित बैठकर ये कहता हो कि अगर बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़े और बेल पत्थर पे तेल लगाकर, घी लगाकर उसको शिवलिंग पर लगा दिया जाए तो आपका बच्चा अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा अंधविश्वास और दुर्भाग्य से देश की जनता का नहीं हो सकता। इसलिए ये कामयाब हैं और इसीलिए उनको पर पुष्प वर्षा की जाती है और उनको एक तरह से ये कहा जाता है, मनोबल बढ़ाया जाता है, आप जो कर रहे हैं हम इससे खुश हैं और आप ऐसे ही चलते रहिए और इसी तरह से अपनी आने वाली पीढ़ियों की बर्बादी के लिए कुआं खोदते रहिए, गड्ढे खोदते रहिए। लेकिन हमारे जो पहलवान हैं, जो महिला पहलवान हैं, जंतर मंतर पे बैठे हैं, वो भी अंधविश्वास में धंसे हुए हैं। वो हनुमान मंदिर गए पूजा करने ताकि न्याय मिल सके और एक तरफ पब्लिक का समर्थन जुटाने में लगे हैं। तो न्याय संविधान से मिलेगा या मंदिर जाने से मिलेगा? देखिए, वो उनकी आस्था का मामला, मैं किसी की आस्था पर मैं सवाल नहीं उठाता। अगर वो गए हैं तो भी आपका धन्यवाद, अगर नहीं है तो भी आपका धन्यवाद। मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर आपको न्याय मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, न्याय मिलेगा तो संविधान से मिलेगा। अगर यदि आपके साथ में देश का संपूर्ण 36 बिरादरी अगर आपके साथ खड़ी नहीं होंगी तो मैं समझता हूँ हो सके आपको न्याय न मिले। जिस विचारधारा से ये लड़ रहे हैं उसी विचारधारा को ये फॉलो कर रहे हैं तो न्याय कैसा मिलेगा? ये कहावत है कि भाई भाई को मारता है तो फिर सीरक में, छाया में डालता है। हमारे यहाँ कहावत है कि यदि भाई भाई को मारेगा तो छाया में डालेगा और दुश्मन को मारेगा तो धूप में डालेगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये भी मंदिर के पुजारी और जिनसे लड़ रहे हैं वो भी मनुवादी हैं, वो भी मंदिर के पुजारी। अभी आपने आस्था की बात कही तो कभी आस्था इन लोगों की, मनुवादी लोगों की आस्था देवदासी रखने में भी रही, मल्टी वाइफ रखने में रही, हरम में रखने में भी रही। 10, 5, 4, 6 जितनी जिसकी क्षमता उतनी औरतें अपने घर में रखते थे। तो ये आस्था का विषय है या परंपरा का विषय है? देखिए, आस्था और परंपरा ये दोनों चीज़ें एक ही है, इनमें कोई खास अंतर नहीं है। हमारे देश की जनता के दुर्भाग्य है, इनका सबसे बड़ी समस्या ये कि ये अपने आप को जनरल यानी ब्राह्मणवादियों, मनुवादियों के साथ खड़े होने में अपने आप को बड़ा सम्मानित महसूस करते हैं। अगर यदि बहुजन समाज के साथ अगर खड़े हुए होते, अपने 85% को अगर उन्हें ताकत दी होती, अगर इन्होंने 85% के साथ खड़े होकर अपनी मजबूती से लड़ाई लड़ी होती तो शायद इस तरह के दुराचार, इस तरह के अत्याचार, इस तरह के रेपिस्ट की कहानियाँ, घटनाएँ आज देश की जनता पर नहीं होती। इसी चीज़ का इनको ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर आने वाले समय में भी इन्होंने अपने आप को नहीं संभाला, अगर नहीं समझे, संविधान की आड़ में नहीं आए, बहुजन भाइयों के साथ अगर खड़े नहीं हुए, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, तो आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेंगी और न्याय भी नहीं मिलेगा। मंदिर जाने से आंदोलन मजबूत हुआ है या कमजोर हुआ है? देखिए, मंदिर जाने से आंदोलन पे कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो लड़ाई लड़ी जा रही है ये संपूर्ण समाज के द्वारा लड़ी जा रही है। तो ये तो उनकी आस्था थी, वो वहाँ गए, मैं उसमें ज़्यादा सवाल नहीं उठाऊंगा और आप जाते रहिए। लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा
कि आप अपने मान सम्मान अधिकार अगर यदि आपको चाहिए तो आपको संविधान पर भरोसा करना चाहिए, अपनी शिक्षा पर भरोसा करना चाहिए, अपने जुनून, अपनी क्रांति, अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। किसी के गुलाम होने से कुछ नहीं रखा। जिस समय देश गुलाम हुआ, मुग़ल राज कर गए, अंग्रेज राज कर गए, जिन्होंने कितने मंदिरों को तहस नहस करके जमींदोज़ कर दिया, वो शक्तियाँ तब काम नहीं आई तो मुझे लगता है आज भी काम नहीं आएंगी। मनुवादियों का मंदिरों पे कब्जा है। गाए बगाए यदि कोई आदमी किसी के घर में जाएगा, वो उसके घर में जाएगा, सीधे शरण में जाएगा। अब यदि कोई आदमी मंदिर में जा रहा है तो वो मनुवादी की शरण में जा रहा है। अब नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ये सोच रही है कि वो भी हमारे विचारधारा के लोग हैं। कल को यदि विवाद हो गया, मनमुटाव हो गया, अलग बैठ गए, कल को हमारे पास ही आ जाएंगे और हमको ही वोट देंगे। तो इसीलिए इस आंदोलन का उन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा ऐसा मानना है। देखिए, किसान आंदोलन ने सिद्ध कर दिया था कि जब वहाँ पे लड़ाई लड़ी जा रही थी तो संपूर्ण देश की लड़ाई थी और कृषि भूमि की, रोजगार की और हमारी रोटी की लड़ाई थी। तो वहाँ जब कृषि बिल वापस लिए गए तो संपूर्ण बिरादरी ने उसी बीजेपी को वोट दिया जिसने हमको 13 महीने वहाँ आंदोलन करने के लिए मजबूर किया और नतीजा 2022 के चुनाव में उनको सत्ता में फिर से काबिज होने का मौका दे दिया। तो आने वाला समय में मुझे यही एहसास हो रहा है, आभास हो रहा है कि अगर यदि ब्रजभूषण सिंह को जेल में डाल दिया तो अब यहाँ पर नाप तोल चल रहा है। आज इनको ये कहा जाएगा कि आप अगर हमें वोट दोगे तो हम ब्रजभूषण को जेल में डाल देते। अब ये इस समय बीजेपी नफ़ा नुकसान देखकर ही ब्रजभूषण पे हाथ डालेगी। वो ये देखेगी ब्रजभूषण को बंद करने से हमें ज़्यादा नुकसान है या किसानों को, महिला पहलवानों को हमें न्याय दिलाने में ज़्यादा फ़ायदा। तो नफ़ा नुकसान देख कर ही उनको न्याय दिलाया जाएगा। और ये बहुत ही गहराई से सोचने वाले लोग हैं, एक तरह से बहुत ही तरीके से चलने वाले लोग हैं। वो इन्होंने सिद्ध कर दिया 2022 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में भी यही हुआ। तरीके से चलने वाले लोग हैं, आपने बोला तरीके से चलने वाले लोग हैं। तरीके से इतने चल रहे हैं, इनका विवेक को पढ़ रहे हैं। एक बार 4 मई 2010 को के.जी. बालाकृष्णन चीफ जस्टिस के नेतृत्व में एक ऑर्डर आ गया कि नार्को टेस्ट का कोई वैल्यू नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पहलवान ये कह रहे हैं कि जी हमारा नार्को टेस्ट करा लो। अब 2 दिन पहले ब्रजभूषण का बयान आ गया कि मेरा नार्को टेस्ट करा लो। तो वो लोग, नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ये सोच रही है कि इनको ये नहीं पता कि नार्को टेस्ट कराएं या ना कराएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कोर्ट में वो एविडेंस नहीं होता और ये ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। तो सामने वाला दुश्मन तो ये समझेगा इनमें दिमाग नहीं है या इनके जो सहयोगी हैं, जो इनके कानूनी सलाहकार हैं, उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि आंदोलन लंबे से लंबा चले ताकि हमारा फ़ायदा हो। देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको, जो नार्को टेस्ट जो किया जाता है, जिस पे आरोप लगाए जाते हैं, जिसके खिलाफ FIR दर्ज होती है, उसी का किया जाता है। जिन्होंने याचिका दायर की है, जिन्होंने आरोप लगाए हैं, उनका नार्को टेस्ट नहीं होता। तो अगर यदि इसमें कितना फ़ायदा है, मैं समझता हूँ कि अगर यदि उनकी इच्छा है, अगर यदि उनकी इच्छा होती न्याय दिलाने की, तो वो वैसे भी उसको सारे समस्या का समाधान हो जाता, सारे राज उगलवा लिए जाते। नार्को टेस्ट के द्वारा वहाँ तक लेके जाना, केस को और उलझाना और फिर ये दिखा देंगे कि लास्ट में हमने नार्को टेस्ट भी करा दिया, उसमें भी कुछ नहीं मिला और वो अपनी तरीके की रिपोर्ट बना देंगे। अब नार्को टेस्ट अगर तुम्हारे सामने होगा तब तो तुम बोलोगे हमारे सामने ये बोला। अब नार्को टेस्ट भी उन्हीं की शरण में होगा। अब वो किस तरह की रिपोर्ट तैयार करते हैं देखना ये पड़ेगा। तो न्याय मिलने की संभावना मुझे बहुत ही क्षीण नज़र आ रही है। अगर नार्को टेस्ट करा लो या कुछ भी करा लो, अगर यदि आपकी इच्छा शक्ति न्याय दिलाने की नहीं है, आपकी नीति न्याय दिलाने की नहीं है, तो न्याय नहीं मिलेगा। आपको लगता है न्याय मिलेगा? देखिए, जिस तरह से हम यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं मजबूती के साथ, तो उन्हें जेल में जाना होगा। नहीं, वो तो सीधी सी बात है, जेल में जाना होगा। कल को बीजेपी ये चाह रही है, बीजेपी अपने हाथ में दोनों लड्डू रखे हुए हैं कि यदि वो जब चाहे जब जेल भेज देगी उसको, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए तो एक बैठे बिठाए इवेंट मिल गया है कि एक आंदोलन हो रहा है महंगाई से, बेरोजगारी से, शिक्षा समस्याओं से, स्वास्थ्य समस्याओं से, सबसे, और जो नोटबंदी से, सबसे ध्यान हटाने के लिए हुए उन्हें एक आंदोलन मिल गया है। सारे लोग उसमें लगे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। देखो, सबका ध्यान बेशक आंदोलन पर लग गया है, इससे कोई बात नहीं,
न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। और न्याय तो देखिए, ये वो कौम है, क्रांतिकारी कौम है जिसने कभी झुकना नहीं सीखा, और वो जानते हैं कि हमें न्याय किस तरह से लेना। उनके मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। इस लड़ाई को आप हल्के में ना लें। ये कोई दलित की, आदिवासी की बेटी नहीं है जिसको आप मार भी दोगे, अपनी ज़बरदस्ती उसका अंतिम संस्कार भी नहीं करने दोगे, और दोषियों को आप बचा के भी ले जाओगे। ये वहाँ में और इस चीज़ में बहुत फ़र्क है। यहाँ न्याय मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, मिलेगा नहीं मिला तो ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। लड़ाई यहाँ न्याय मिलने तक लड़ी जाएगी। दलित और आदिवासी की बेटियों तक, बहुओं तक न्याय पहुंचेगा, वो न्याय है, या सिर्फ इन्हीं को न्याय मिल जाएगा वो न्याय है? देखो, उनको न्याय तो कभी मिला भी नहीं है, ना ही मिलेगा, क्योंकि उनको ये देश का मूल निवासी या देश का नागरिक मानते ही नहीं है। उनको तो दोयम दर्जे का इंसान मानते हैं। उनको जानते हैं कि हमारे ऊपर बोझ हैं, ये तो परजीवी हैं, तो हमारे ऊपर पल रहे हैं, तो उनकी कोई मान सम्मान उनकी नज़र में नहीं है, और इस वजह से उनको न्याय नहीं मिलता। अगर यदि वो भी इस तरह से अपनी लड़ाई को लड़ें तो शायद उनको भी न्याय मिलने में आसानी हो जाए। यहाँ सारे फैसले खाप पंचायत ले रही है, और खाप पंचायत का ये रिकॉर्ड है, जब मिर्चपुर कांड हुआ था 250 घरों को आग लगा दी थी, सिर्फ इसी बात पे कि कुत्ता भौंक गया था। वो दारू पी के आ रहे थे, कुत्ता भौंक गया था, 250 परिवारों को घरों में आग लगा दी थी। उसके बाद जब इन लोगों के अरेस्ट किया गया, जाटों को अरेस्ट किया गया, तो 42 खाप पंचायतों ने ये आदेश निकाला, ये फरमान जारी किया कि यदि उनको नहीं छोड़ा जाएगा तो 42 खाप पंचायत आंदोलन करेंगी। तो इनके ऊपर आएगा, इनके आदमियों को अरेस्ट करेंगे तब भी आंदोलन करेंगे, इनकी बेटियों के ऊपर अत्याचार होगा तब भी आंदोलन करेंगे, और दलितों की, आदिवासियों की बेटियों के ऊपर अत्याचार होगा तो कोई साथ नहीं लगेगा, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करता रहना चाहिए। सामने वाले की नीयत क्या है, सोच क्या है, वो क्या सोचता है, क्या करता है, हमें उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। हम अपने ऊपर जुल्म हज़ारों साल से झेल से आ रहे हैं, आगे भी झेलते रहेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे, लेकिन अब आने वाले समय में उनको सद्बुद्धि आएगी। अब उनको इतने झटके पे झटके, बहुत बड़े झटके लगते आ रहे हैं, शायद उनको भी शर्म आएगी। समय हमेशा परिवर्तनशील रहता है, इनको समझ आएगी और ज़रूर आएगी। हम इनके साथ हमेशा खड़े रहे, और इनको भी हमारे साथ खड़े होने में ही भलाई है, और ये खड़े होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो दोस्तों, ये थे सोशल एक्टिविस्ट, गायक, जिन्होंने अपनी बेबाक राय से सभी समाज को अवगत कराया। थैंक यू।